नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान से जुड़ी हुई। बता दें आपको कि दुनिया के सामने झूठ परोसने की तैयारी में है पाकिस्तान और शहबाज ने बिलावल को सौंपी जिम्मेदारी। कदम कदम पर मात खा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। इस वक्त बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। आतंकवाद का पनाहगार पाकिस्तान हर कदम पर, हर मोर्चे पर भारत से मात खा रहा है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस जाकर पड़ोसी के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया और फिर सरकार ने सांसदों की 7 टीमों को दुनिया भर में भेजकर पाकिस्तान का नापाक चेहरा उजागर करने का फैसला किया। इसकी नकल करते हुए पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सियालकोट की पसरूर छावनी पहुंचे और अब उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हालिया माहौल को लेकर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान का पक्ष रखने को कहा है। इस नकल की ऐलान बिलावल ने खुद की है। बता दें आपको कि उन्होंने एक्स पर कहा है कि शहबाज शरीफ ने उनसे संपर्क किया और उनसे एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने को कहा है। उन्होंने लिखा है कि आज सुबह प्रधानमंत्री ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने अनुरोध किया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति के लिए पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करूं। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। मैं इस चुनौतीपूर्ण समय में पाकिस्तान की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। तो दुनिया के सामने झूठ परोसने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। शहबाज ने बिलावल को सौंपी जिम्मेदारी। कदम कदम पर मात खा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। और राजीव शर्मा इनपुट हेड सीधे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए अब भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारत जिस तरह से कदम उठा रहा है, वैसे ही कदम यानी कि पूरी तरह से नकल करने पर उतारू हो गया है पाकिस्तान। नेहा, पाकिस्तान नकल कितनी उतारेगा, वो क्या कर लेगा नकल कर सकते। और बिलावल भुट्टो की क्या औकात है रविशंकर के सामने, शशि थरूर के सामने, जो उनकी वो बराबरी कर लेगा। तो भारत ने केवल एक आदमी नहीं, एक डेलीगेशन नहीं, 8 डेलीगेशन तैयार किए हैं। 59 लोग उसमें शामिल हैं, 59। और ये 59 लोग जो हैं वो पूरे दुनिया का दौरा करेंगे। और इस दौरे के पीछे खाली पाकिस्तान की सच्चाई दिखाना नहीं है, इसके साथ साथ मोदी के बहुत सारे उद्देश्य इसमें जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की सोच जहां पर खत्म होती है, मोदी उससे कहीं आगे जाके के सोचते हैं, भारत उससे कहीं आगे जाके सोचता है। तो ये नकल कितनी भी कर लें, लेकिन इसमें, इस प्रोपेगेंडा में उन्हें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी जो सैटेलाइट इमेजरी है इस हमले की, वो दुनिया भर में बढ़ चुकी हैं। यहां तक कि वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे जो लोग हमेशा भारत के खिलाफ लिखते हैं, उन्हें भी इस बार भारत के पक्ष में लिखना पड़ा है। तो अब आप ये देखिए, जहां पूरी दुनिया वेस्टर्न मीडिया पर टिकी हुई है, वेस्टर्न मीडिया पर विश्वास करती है, वही वेस्टर्न मीडिया जब पाकिस्तान की पोल खोल रहा है, तो बिलावल भुट्टो क्या करेंगे जाकर के, वो क्या नकल उतार लेंगे। और भारत का उद्देश्य पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सहयोगियों को, IMF को, यहां तक कि अमेरिका को भी एक्सपोज करना है। और ये भी एक्सपोज करना है कि जब ऑपरेशन सिंधु चल रहा है, उस वक्त ब्रिटेन के विदेश मंत्री पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें जाकर के खुलासा की जाएंगी। और इसके अलावा जो अल-कायदा समिति बनी हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कमीशन में 1267, उसमें भी पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए, पाकिस्तान को FATF में शामिल करवाने के लिए एक मुहिम छोड़ी है प्रधानमंत्री मोदी ने, भारत में। उस मुहिम को भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो भारत की मुहिम के आगे बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, भले से ये कुछ करें। वही कहावत है, कौवा चले हंस की चाल। तो ये कौवा है जो हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहा है, उसमें ये अपनी चाल भी भूल जाएगा। जी नेहा। शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर PSLV C61 में आई तकनीकी खराबी। बता दें कि प्रक्षेपण के बाद इसरो चीफ का बयान आया है, मिशन पूरा नहीं हो सका है। इसरो चीफ ने कहा है तकनीकी खराबी के कारण उपग्रह कक्षा में स्थापित नहीं हो सका है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-9 को अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से सुबह 5:59 पर यान को प्रक्षेपित किया गया। हालांकि तकनीकी खराबी के कारण उपग्रह को कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। लॉन्चिंग से पहले प्रक्षेपण यानी PSLV C61 की उल्टी गिनती शनिवार को शुरू हो गई। EOS-9 किसी भी मौसम परिस्थिति में पृथ्वी की सतह की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है। कृषि वानिकी के लिहाज से इसरो का ये 101वां मिशन बेहद अहम है। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बिहार से है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में नवनिर्मित बहुमंजिला पार्किंग भवन मल्टी मॉडल हब तथा पटना जंक्शन तक भूमिगत पथ सबवे का शिलापट अनावरण कर एवं फीता काट कर लोकार्पण किया। रिमोट के माध्यम से नवनिर्मित बहुमंजिला पार्किंग भवन मल्टी मॉडल हब से बसों एवं यात्री वाहन के परिचालन का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। लोकार्पण के बाद नवनिर्मित भूमिगत पैदल यात्री मार्ग सबवे का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। मोहम्मद दानिश ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद दानिश, जानना चाहेंगे आपसे कि जानकारी क्या है आपके पास? जी देखिए, सबसे ये जो हब बना है जिसके लेके पटना में हमेशा जाम की समस्या बनी रहती थी और जो इलाका है वो पटना जंक्शन का इलाका है, उसमें हमेशा जो है गाड़ी की दबाव हमेशा बना रहता था, जिसके लेके ये पार्किंग स्थल से लेके इसमें कई तरह की सुविधा दी गई है, जिसमें रेस्टोरेंट से लेके हर तरह का सुविधा है इसमें। उसी को कल नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया था और साथ ही साथ जो आने वाले समय में कुछ महीने में जो है मेट्रो का भी शुरुआत हो जाएगा पटना में, तो जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं ये पटना को जाम मुक्त के तहत ये लोकार्पण किया गया। साथ ही स्मार्ट सिटी, जो पटना को स्मार्ट सिटी का दर्जा ये कहा गया है, तो उसमें जो है ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहा है नीतीश कुमार का पटना शहर के लिए। शुक्रिया आपका दानिश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार सरकार ने कई अहम और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बता दें आपको कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले बिहार के योद्धाओं के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जीविका समूह के लिए बैंक होगा, इससे दीदियां आसानी से लोन ले सकेंगी। 1059 नए पंचायत भवन सरकार इसका निर्माण किया जाएगा और जिसमें सुधा मिल्क पार्लर भी होगा। 7वें वेतनमान कर्मियों का महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर 55% किया गया है। राज्य के खजाने पर 1070 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि गया का नाम बदलकर अब गया जी किया गया है। पटना हाईकोर्ट परिसर में कई बहुमंजिला भवन बनेंगे। ऊर्जा कंपनी के 104 नए उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा। विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर बहाली की जाएगी। मोहम्मद दानिश ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा हुआ है। दानिश, जानना चाहेंगे आपसे कि और क्या कुछ नए फैसले लिए गए हैं? जी देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो कैबिनेट का जो डिसीजन लिया गया था, उसके बाद जो है सरकारी कर्मचारी को भी बहुत उम्मीद थी, जिसको लेकर जो 2% उनका महंगाई भत्ता बढ़ाई गई है।
वो बहुत ज्यादा उम्मीद थी, तो उसको लेके भी उसमें खुशी की लहर है सरकारी कर्मचारी में। साथ ही साथ जो है गया शहर का नाम जो है गया जी रखा गया, जो उसको लेके जो है पिंडदान करने के लिए जो है देश और विदेश के लोग वहाँ पहुँचते हैं। और भी कई ऐसी योजना है जिसमें जो है नए पंचायत भवन है, और कहीं जहाँ जहाँ रोड की व्यवस्था जहाँ पर खराब है वहाँ पर फिर से उसको ठीक करने के लिए दिया गया है। तो आने वाले समय कुछ महीना में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर भी जो नीतीश कुमार जो है अपने कैबिनेट से जो है जो छोटी छोटी जो समस्या है वो उन पर हो रही है, उसको दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कम से कम जो लोगों को सुविधा मिलती चली जाए। शुक्रिया आपका तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। रांची से अगली खबर है, जहां पर कठोर कानून की मांग की गई है। और बता दें आपको कि झारखंड में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कांग्रेस ने कड़ा कदम उठाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अल्पसंख्यक विभाग ने राज्यपाल से जल्द कानून बनाने की मांग की है। विभाग के अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने कहा कि हेमंत सरकार ने इस संबंध में बिल भेज दिया है और ऐसे में राजभवन से इसे वापस लौटाया जा रहा है। अंसारी ने कहा है कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से स्वीकृति लेकर केंद्र सरकार के दखल की मांग करेगी। इसके अलावा उन्होंने बोकारो से राजभवन तक 100 किलोमीटर की पदयात्रा की घोषणा की, जिसे 4 से 5 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पदयात्रा का उद्देश्य मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाने के लिए दबाव बनाना है। अजय सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड सीधे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अजय, जानना चाहेंगे आपसे कि अब मॉब लिंचिंग के लिए जो कांग्रेस कह रही है कि कड़ा कदम उठाया है, राजभवन से इस पूरे बिल को वापस लौटा दिया गया, सियासत शुरू हो गई है, इस पर पूरी जानकारी दीजिए अजय। देखिए नेहा, मैं बताऊं कि जो है कांग्रेस जो है लगातार हमलावर रही है और इस बार जो है वो उसकी मांग रही है। इसी के लिए ये एक पैदल मार्च की घोषणा की है और ये 26 को ये ऐसा होगा। उन्होंने कहा है कि ये जो है एक पहली बात जो वो जिस पर वो अधिक जोर दे रहे हैं कि सरना धर्म कोड को जो है जनगणना कोड में शामिल करने की मांग जो है लगातार उठती रही है। उनका कहना है कि जो आदिवासी संगठन, जो आदिवासी है, उनकी अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक पहचान है, तो उसको जो है वो जनगणना कोड में जो है इसको शामिल करने के लिए जो है लगातार वो प्रयास कर रही है। इसी के लिए वो जो है वो शांति पैदल मार्च का इसमें किया है और तमाम जो राज्य में जितने लोग हैं, कांग्रेस जो है इसका भरपूर लाभ लेना चाह रही है। उसका कहना है कि जो है सरना धर्म कोड को लागू किया जाए जनगणना। दूसरी तरफ जो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं, उसमें भी उनका कहना है कि जो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर तत्काल जो है अंकुश लगाया जाए और इस पर कड़े कानून लाए जाए। इसके लिए लगातार जो है कांग्रेस मुखर रही है। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है कि जो है सरकार जो है इनकी सरकार है, ये सरकार में शामिल है, झारखंड की जो सरकार है इसमें शामिल है ये, तो इनका जो है लगातार ये मांग उठता रहा है। जो कांग्रेस के जो जितने तमाम विधायक हैं, जो कांग्रेस के आला अधिकारी हैं, वो लगातार जो है जो प्रदेश अध्यक्ष नए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलेश महतो ये भी जो है उनकी जो है और जो झारखंड के जो प्रभारी हैं के राजू, वो भी झारखंड आएंगे और ये जो है शांति पैदल मार्च जो है उसकी सफल योजना के लिए उसको पूरे राज्य में व्यापक रूप से इसको चलाने के लिए लगातार जो है कांग्रेस प्रयास कर रही है। जी नेहा, शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। बता दें आपको कि इसी क्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट से शौर्य भारत तिरंगा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी भारत तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से निकाली गई और ये यात्रा छात्र संघ पैडलेगंज चौराहा पहुंचकर संपन्न हुई, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद यहां पर रहे और बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा अभियान चला रही है। 10 दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का मकसद हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की उपलब्धियों को नागरिक तक पहुंचाना है। बीजेपी इस कैंपेन के जरिए जनता को ये बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी सफलता क्या है और अपने भारत में कैसे अपने नागरिकों को संकट से बाहर भारत
की सरकार ने निकाला है और राष्ट्रीय स्वाभिमान को मजबूत किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होने वाले वीर सैनिकों, वायुसेना, नौसेना और सभी सुरक्षा बलों को नमन करते हुए कहा कि भारत ने एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया है कि वे आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। यात्रा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निकली है। सिंदूर ऑपरेशन हमारे वीर जवानों ने जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर पहलगाम के निर्दोष जो जनता थी जात पूछ के मारा गया, उसका एक बदला मैं कह सकता हूं कि हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर घुसकर उसका बदला लिया है। हमारा तिरंगा यात्रा पूरे भारतवर्ष में ये प्रतीक बनेगा कि जो भी भारत के ऊपर आंख दिखाएगा उसकी आंख हम नोच लेने का काम करेंगे, चाहे वो किसी की कोई भी देश हो। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोरखपुर से फोन लाइन पर है पंकज। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, गोरखपुर में क्या कुछ रहा इस दौरान? तरह से ये सिंदूर ऑपरेशन चला है, उसके बाद भाजपा ही नहीं पूरे देश में लोगों में उत्साह का माहौल है और इसको भाजपा जानती है कि लोगों को किस तरह से मोटिवेट करना है, जिसको लेकर जो है गोरखपुर में अगर कहे तो केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान के नेतृत्व में गोरखपुर विश्वविद्यालय से यह तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि काफी कहें तो लोगों में काफी उत्साह देखा गया। हर धर्म, हर समाज, हर संगठन के लोग उसमें शामिल होते हुए दिखाई दिए और लोगों में उत्साह था। वो हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, भारत माता की जय, सिंदूर ऑपरेशन की जय, इस तरह के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री की जयकारा करते हुए लोग चल रहे थे, जिसे देखकर गोरखपुर में ये लग रहा था कि हाँ इस जो ऑपरेशन सिंदूर चला है उससे लेकर लोगों में खासा उत्साह है। और लोग इतना ही नहीं, लोगों ये कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कदम उठाते हैं उस तरह से अगर पहले भी कदम उठाया गया होता तो निश्चित तौर पे आतंकवाद पे कभी का ही रोक लग गया होता। जी नेहा, शुक्रिया आपका पंकज, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं ग्रेटर नोएडा में सेना के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जिला प्रभारी मंत्री कुंवर ब्रजेश्वर सिंह तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के निर्दोष 26 नागरिकों की हत्या की थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सेना ने इसका मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को अगर देश के आम नागरिकों की जरूरत पड़ी तो हर नागरिक बॉर्डर पर दिखाई देगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर दावा कर रही हो, लेकिन चंदौली में परिवहन विभाग के कार्यशैली ने इस दावे की साख पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। गुजरात से बिहार जा रही एक प्राइवेट यात्री बस को परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने जांच के नाम पर रोका और परमिट में मामूली त्रुटि का हवाला देकर 20,500 का चालान थमा दिया। मगर असली विवाद तब शुरू हो गया जब चालक ने आरोप लगाया कि चालान से पहले अधिकारियों ने 40,000 की सेटलमेंट डील का प्रस्ताव रखा था। चालक द्वारा डील न मानने पर केवल चालान किया गया, बल्कि इस बस को स्थानीय पुलिस चौकी में खड़ा करवा दिया गया। इस बीच बस में सवार 19 यात्री भीषण गर्मी में 12 घंटे से ज्यादा समय तक फंसे रहे, जिसके लिए ना तो पानी की व्यवस्था थी और ना ही कोई वैकल्पिक साधन। चालक का दावा है कि जब वह आरटीओ कार्यालय पहुंचा तो उसे बम छुड़ाने के लिए 7 लाख की डील का प्रस्ताव दिया गया। कि भाई हमको ये चालान दिया है, हमको भरना है, तो बोला कि इसका तो जुर्माना 7 लाख रुपया होगा। बोला कि साहब जी इतना तो हमारे पास है नहीं और इतने की गाड़ी भी नहीं है 7 लाख की।
और बात किया और पूरी रात पंचायत किया, सब किया वो लोगों ने। बाद में आज सुबह गए कि साहब क्या हुआ, हमारा कुछ चालान भर दो तो हम निकल जाए इधर से। तो बोला कि कुछ नहीं होगा, 2,65,000 रुपया होगा। और तो वहाँ से कितना इतना एफोर्ड करें, हम थोड़ी ना गाड़ी में पूरा सवारी लेके इतना जा रहे हैं। जो दो कायदेसर जा रहे हैं, कायदेसर ही जा रहे थे, जितना है सवारी इतना है बोल रहे हैं हम। तो बोला कि नहीं तुमको इतना देना ही पड़ेगा, तुमने इतना तो नहीं होगा। तो बोला ठीक है, तो 2,65,000 देना पड़ेगा। तो हम गए तो वहाँ आज भी बोले कोई तुम 2 लाख लेके आए? बोला नहीं लेके आया सर, इतना तो नहीं है, हमारा 20,500 का चालान है, इतना काटिए ना। बोला नहीं वो चालान वाला तुम मत देखो, ठीक है, तुम्हारा जो मेमो है वो मत देखो, तुमको 2 लाख रुपया लेके आओ, उसके बाद गाड़ी छूटेगा, बाकी जाओ तुम। ऐसे करके हम वापस आ गए। शासन द्वारा जो है 15 से 17 तक 3 दिन का जो है चेकिंग अभियान लगाया गया था। अभी एक बहुत मार्मिक दुर्घटना लखनऊ में हुई, जिसमें बस जो है उसमें इमरजेंसी गेट नहीं खुला और 5 लोगों की जान चली गई। उसी संबंध में हम लोग चेकिंग अभियान लगाए। अभियान के दौरान चंदौली ARTO और उनकी टीम द्वारा वाहन चेकिंग का अभियान जोरों पे चलाया जा रहा है। इस दौरान चंदौली में बस में भरे 19 पैसेंजरों समेत बस चालक को रोककर चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बस का परमिट फेल होने की वजह से पहले तो उसका 20,500 रुपये का चालान काटा गया। 40,000 रुपये की डिमांड की गई मैटर को सेटल करने के लिए। चालक द्वारा 40,000 रुपये न देने के बाद उसका चालान काटा गया। इस डीलिंग में ARTO कार्यालय पहुंचे चालक से बस छोड़ने के एवज में 7 लाख की डिमांड की गई। 2,65,000 रुपये भी न दे पाया जब चालक, तो लास्ट ऑप्शन 2 लाख रुपए का रखा गया। हालांकि 2 लाख रुपए भी चालक द्वारा अभी अदा नहीं किया गया है। जब APN न्यूज़ की टीम ARTO के समझ पहुंची और उन्होंने इस मुद्दे को रखा, तो उन्होंने मामले की कोई जानकारी न होने का हवाला देते हुए पूरे प्रकरण से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन आपको ये भी बता दें, अभी तक बस ज्यों की त्यों खड़ी है, चालक इसी तरह बैठे हुए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। कैमरामैन निखिल के साथ OP श्रीवास्तव, APN न्यूज़, चंदौली। और चलिए अब बात करते हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने कुख्यात बदमाश संतोष कुमार गिराया। दरअसल ये वही बदमाश था जिसने कल ट्रेलर ड्राइवर की हत्या करके 4 करोड़ के कॉपर तार से भरे एक ट्रेलर को लूट लिया था। कोखराज क्षेत्र में अभी थोड़ी देर पहले एक साहसिक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया और मृत अवस्था में पहुंचा है। इसमें जो बदमाश है उसकी पहचान संतोष उर्फ राजू के रूप में है। ये एक सातिर किस्म का बदमाश है जो खेतासराय थाना क्षेत्र का जौनपुर का रहने वाला है। कल एक डेड बॉडी मिली थी NH2 पे ही, और वो उसका नाम सागरमल मीणा था, राजस्थान का रहने वाला था। जो मृतक है और मृतक के जो दोस्त है सातिर किस्म के अपराधी है, और इनका काम ही है हाईवेज पे जो भी सरिया की गाड़ी हो, पेट्रोल टैंकर्स हो या इस तरह के वायर वगैरह जा रहा हो, उनको ये निशाना बनाते हैं। ये अपनी गाड़ी से चलते हैं और उसमें ओवरटेक करके उस गाड़ी को रोक लेते हैं, फिर ड्राइवर को किनारे लगा देते हैं और पूरा माल ले लेते हैं। ऐसे 6 मुकदमे एक अपराधी के ऊपर है, और जो इसके ऊपर मुंबई में भी मुकदमे हैं और यहाँ भी मुकदमे सब। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।